नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार है। 3 दलों की सरकार। उन पार्टियों की सरकार जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन सरकार मिलकर बना ली। जिन 2 पार्टियों ने चुनाव साथ लड़ा, वो अपने विरोधी एक में से एक अपने विरोधियों के साथ मिलकर के सरकार की कमान थाम ली, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो विपक्ष बन गई और तमाम फिसड्डी पार्टी आपस में मिलकर सरकार बन गए। लेकिन ये सरकार लगातार पहले ही दिन से आपस की खींचातान में उलझी रही, लेकिन चलती रही। अब ऐसे समय में जब सरकार के अंदर ही गृहयुद्ध दिखने लगा, तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडावदार पार्टी शिवसेना को सुलेमानी सेना उसका विरोध करने वाली एक निर्दलीय सांसद ने कहा, सरकार के खिलाफ ताल ठोंकते हुए एक ऐसी पार्टी के नेता नजर आए जिनके पास नगण्य विधायक हैं, जो महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक वजूद खो चुके हुए थे। बात मनसे नेता राज ठाकरे की कर रहे हैं। उन्होंने ताल लाउड स्पीकर पर छेड़ा तो ये सरकार के लिए था, शिवसेना के लिए नहीं। लाउड स्पीकर का मुद्दा तुष्टीकरण के वोट के लिए कांग्रेस और एनसीपी का होना चाहिए, लेकिन इस पर आग बबूला हो गए उद्धव ठाकरे, जिनके पिता लाउड स्पीकर मस्जिदों में बजाए जाने के खिलाफ थे। महाराष्ट्र की लड़ाई सरकार बनाम राज ठाकरे की थी, लेकिन ये राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे की बन गई। महाराष्ट्र में लड़ाई नवनीत राणा बनाम अघाड़ी सरकार की थी, लेकिन ये लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम नवनीत राणा की हो गई। दरअसल उद्धव निचले स्तर पर उन सबसे उलझते चले गए जिनका कद उनके लायक नहीं था। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक सामान्य निर्दलीय सांसद से इस कदर उलझ गए कि वो उसके स्तर पर चले गए। वो उस राज ठाकरे से उलझ गए जिसका राजनीतिक वजूद महाराष्ट्र से खत्म हो चुका हुआ था। इन दोनों को नई ऊर्जा देकर राष्ट्रीय पटल पर इनकी पहचान उद्धव ठाकरे बना गए। तो 2 सहयोगी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस लगा जैसे मानो तमाशा देख रही हो, लेकिन इस तमाशा में कौन किसको देख रहा था यह दिलचस्प है। दुश्मन कौन किसका है यह समझना भी दिलचस्प है। दरअसल इस लड़ाई में ऐसा लगने लगा कि क्या अंदर खाने राजनीति के असली खिलाड़ी शरद पवार कोई खेल कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार का राज ठाकरे के साथ भी वैसा बेहतर संबंध है। और नवनीत राणा के लिए तो यही कहा जाता है कि नवनीत राणा को चुनाव जितवाने में शरद पवार ने सहयोग किया, और शिवसेना को यदि नवनीत राणा बतौर निर्दलीय हरा पाई संसद 2019 के लोकसभा का चुनाव, तो इसलिए क्योंकि पवार का साथ था, वरना वही नवनीत पिछले चुनाव में हार चुकी हुई थी। तो सवाल फिर से है कि इस नवनीत राणा के पीछे कौन खड़ा है, इस राज ठाकरे के पीछे कौन खड़ा है। दिलचस्प यह है कि इस राज ठाकरे के खिलाफ नजर तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आते हैं। 2 भाइयों की इस लड़ाई में सामने यह भी आया कि एक धमकी मिली राज ठाकरे को। जब धमकी राज ठाकरे को मिली तो राज ठाकरे तिलमिला गए। उन्होंने भाई को चिट्ठी लिखी और भाई को चिट्ठी लिखते हुए कह दिया कि सत्ता कभी किसी के एक के हाथ में नहीं होती। जब ये सब चीजें चल ही रही थी, उसी समय राज ठाकरे की पार्टी के एक नेता ताल ठोक गए उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और वो मिलने चले गए राजस्थान के महाराष्ट्र के गृह मंत्री से। दिलीप वलसे पाटिल से जब वो मिलने गए तो दर्द कांग्रेस को होने लगी, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधे तौर पर पवार पर आरोप लगा दिया, और पवार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह कह दिया कि पवार और बीजेपी के बीच तो पहले से ही सांठगांठ है, तभी तो दोनों मिल करके साथ
सरकार बना रहे थे। वो चूंकि बीजेपी की सरकार न बने, इसीलिए सोनिया गांधी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और बीजेपी को सत्ता में आने से रोका। वरना एनसीपी और बीजेपी की तो पुरानी चोली दामन का साथ है। समझिए कि सरकार में रहते हुए पार्टियां एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो सवाल फिर है कि आखिर इसमें कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। महाराष्ट्र में कौन किसको निपटाने में लगा हुआ है, कौन किसे सजाने में। तो क्या शरद पवार कहीं किसी न किसी डर से, ईडी के डर से कहीं थर थर तो नहीं कांप रहे हैं? और ये बात कांग्रेस को समझ में आ गया। भीमा कोरे गांव मामले में जिस शरद पवार ने कभी जहर उगला था, आग में घी डालने का काम किया था, उन्होंने अपना हलफनामा बदल लिया। जिसे हिंदुत्ववादियों का द्वारा की गई हिंसा कहा था, उससे पलटी मार गए। और जिसके ऊपर हिंसा करने का आरोप लगाया था, उसे पहचानने तक से इनकार कर गए। शरद पवार के अभी 2 दिन पहले के इस दांव को कांग्रेस बड़ी गंभीरता से ले रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि सही मायने में पवार कहीं बीजेपी के साथ मिलकर के कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, और भविष्य में चुनाव वो बीजेपी के साथ लड़े और कांग्रेस जैसी पार्टियों को अकेले छोड़ दें। क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक कॉमन है, इसीलिए पीड़ा ज़्यादा कांग्रेस को हो रही है और कांग्रेस ने इसीलिए बिलो द बेल्ट पवार पर हमला किया है। अब ये तिलमिलाहट है, इसकी तिलमिलाहट के बाद भी एनसीपी कांग्रेस पर उस तरह से हमला नहीं कर पाई जिस तरह से कांग्रेस ने किया है। समझ में आता है कि शरद पवार के पार्टी नेता का मनसे के उस नेता से मिलना, बालानंद गांवकर से मिलना, जिस बालानंद गांवकर को धमकी मिली है, धमकी भरी चिट्ठी जान से मारने की मिली है कि राज ठाकरे के साथ यदि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर इसी ढंग से बने रहे तो जान से मार देंगे। अब ये जान से मारने की धमकी भरी चिट्ठी सचमुच कहाँ से आई? गृह मंत्री से इसकी शिकायत के क्या मायने हैं? और जब यदि गृह मंत्री से इसकी शिकायत की तो कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लग गया? ये चीज़ें दिखाती है कि महाआघाड़ी सरकार के नीचे कुछ और पक रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव विश्लेषण के लिए आप हमारा दूसरा चैनल द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।